हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। फिर से स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी पहले से ही जानते हैं कि मैं आपके दोस्तों इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग का दोस्तों आपको सिलेबस डेली आपके लिए लेके आता हूँ। ठीक है ना। वो हमारे DFCCL के एग्ज़ाम के पर्पज़ से दोस्तों मैं आपको कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है ना। ठीक है ना। और ये हमारा जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों सेशन। और साथ ही में दोस्तों मैं आपके लिए दोस्तों इसके MCQ भी लेके आऊँगा। क्या दोस्तों, MCQ भी लेके आने वाला हूँ। किसके दोस्तों, इकोनॉमिक्स के। ठीक है। थोड़े से दोस्तों हम अपडेट कर लेते हैं, थोड़ा सा बस आप मुझे टाइम दे देना 1 से 2 मिनट का। इसके दोस्तों मैं MCQ लेके आना हूँ, प्लस मैं आपको दोस्तों CRM वो कंप्लीट करा चुका हूँ। MCQ के साथ में दोस्तों हमारा MCQ डेली आपको मिल जाते हैं हम आप ही की क्लास में दोस्तों। ठीक है ना। प्लस हिस्ट्री के दोस्तों, ठीक है, हिस्ट्री के MCQ आपको मिल जाते हैं डेली के डेली। ठीक है ना। तो ये दोस्तों हो गया हमारा क्या, इकोनॉमिक्स, CRM और हिस्ट्री। इसके 12 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, इसके हमारे 12 क्वेश्चन आएंगे और इसके 24 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना। इतना मैं सिलेबस आपको कवर अप करा दूंगा। ठीक है ना। तो ये दो तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ये चल रहा है हमारा। ठीक है ना। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारे 3 सेशन। बाकी आपका बचा मैथ और साइंस। क्या दोस्तों, मैथ्स और साइंस। ठीक है ना। वो भी हम जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा दोस्तों। ठीक है। और प्लस इसका दोस्तों इसमें कंप्यूटर भी दोस्तों ऐड करेंगे हम। ठीक है ना। कुछ दिन में हम कंप्यूटर भी ऐड करेंगे। कंप्यूटर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए लेके आएंगे। चलिए दोस्तों, अब मैंने अभी जिसके लिए मैं दोस्तों कहने वाला था वो ज़रा ध्यान से सुननेगा। इकोनॉमिक्स की दोस्तों मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए एक महा मैराथन क्लास इकोनॉमिक्स की दोस्तों। ठीक है ना। कौन सी, महा मैराथन क्लास लेके आ रहा हूँ आपके लिए। ठीक है। ये क्लास आ रही है आपकी दोस्तों। एक तो ये हो गया दोस्तों, इसका भी आपको टाइम टेबल बता दिया जाएगा कब आ रही है दोस्तों। ठीक है ना। ये हो सकता है कि आई होप संडे के दिन, कौन सा दोस्तों, संडे के दिन आपके लिए आए। ठीक है। होगी दोस्तों 3 घंटे की लगभग, जल्दी से आपको कर लेंगे। इससे इससे दोस्तों कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि दोस्तों सर महा मैराथन क्लास लेकर आइएगा, उससे हम जल्दी से कर लेते हैं। तो कोई बात नहीं, हम आपके लिए लेके आ रहे हैं महा मैराथन की क्लास। और प्लस में दोस्तों हम प्लस एक बात और दोस्तों, लाइव डिस्कशन भी करने वाले हैं आपके साथ में दोस्तों। किसके पर्पज़ से दोस्तों, हम आपके एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके, एग्ज़ाम में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं दोस्तों, जो आप टेस्ट दे रहे होंगे। कौन सी ऐप से दोस्तों, टेक्स्ट बुक ऐप से। ठीक है ना। टेक्स्ट बुक ऐप से जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसके पर्पज़ से दोस्तों हम लाइव आने की कोशिश करेंगे, आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो वो भी दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है ना। वो भी टाइम ज़्यादा दूर नहीं है, हम एक दिन आएंगे, वो भी बात बैठ के लाइव करेंगे, आराम से आपसे बातें होंगी काफ़ी देर तक। और उसमें दोस्तों आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप रखिएगा, लाइव रखेंगे दोस्तों। लाइव में आपको हैंड टू हैंड सॉल्यूशन मिलेगा उसका। ठीक है ना। तो वो भी दोस्तों हम करेंगे कंटिन्यू, जल्द ही आपके लिए दोस्तों इसे अपडेट डाल दिया गया कम्युनिटी पोस्ट में। तो दोस्तों ज़रा नोटिस करते रहना कम्युनिटी पोस्ट में कि किस दिन लाइव आना है। वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको दोस्तों सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा ही देता हूँ दोस्तों। बस टाइम लग जाता है दोस्तों, थोड़े सी बस ये थोड़ा पेशेंस रख लिया करो। बाकी मैं दोस्तों टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा कि पहले कि महा मैराथन क्लास का शेड्यूल कब आ रहा है या फिर लाइव क्लास का शेड्यूल कब आ रहा है दोस्तों। ठीक है ना। जिसमें मैं आपको दोस्तों मार्क्स से रिलेटेड, क्योंकि आपके मार्क्स मुझे लग रहा है कि आई थिंक बहुत कम आ रहे हैं। एक स्टूडेंट थे उसके, उन्होंने बताया था कि मेरे 63+ मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है ना। कोई बात नहीं दोस्तों, आपके जो इतने आ रहे हैं वो पहली बात तो आपके लिए इसके लिए गुड्स। ठीक है ना। आपके लिए मतलब इस तरीके की दोस्तों आपने अच्छे अचीव कर रहे हो। ठीक है ना। बट ये अभी आपको इंप्रूव करने हैं। ठीक है ना। ये भी अभी हम इंप्रूव करने हैं, तो वो स्ट्रैटेजी पूरी बताऊंगा दोस्तों। ठीक है ना। ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताऊंगा आपको कि किस दिन आपको अच्छे तरीके से किस तरीके से लाइव आकर, ठीक है ना, कि हाँ कहाँ पर आपकी कमजोरी है वो सब कुछ हम करेंगे दोस्तों। ठीक है ना। तो ये था थोड़ा सा हमारा टाइम लेना था मुझे दोस्तों आपका, जिसमें मैं आपको दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला था। ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की ओर, टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाएगा फिर वरना। ठीक है ना दोस्तों। तो हम उसमें चलते हैं अपने वीडियो में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है ना। अब हमने दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट पढ़ लेते, हमने उसमें दोस्तों कैपिटल मार्केट कंप्लीट कर लिया था। कौन सा दोस्तों, कैपिटल मार्केट। आज हम करेंगे दोस्तों मुद्रा बाजार यानी कि मनी मार्केट। कौन सा दोस्तों, मुद्रा बाजार, मनी मार्केट। ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, मनी मार्केट में कंपनी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, मतलब मैंने बताया था ना 1 साल से कम, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए फंड रेज करती है, अर्थात 1 साल से कम। कैसे दोस्तों, कंपनी जो होती है ना, शॉर्ट टाइम में लगने वाले जो दोस्तों पैसे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दोस्तों क्या करती है, मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट से, अगर दोस्तों मैं देखा जाऊँ कि वो जो दोस्तों अपने शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए दोस्तों 1 साल से कम के लिए दोस्तों और पैसों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या क्या करती है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करती है। कैसे, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इसको करती है, या फिर कॉमर्शियल पेपर के बिहाफ पे करती है दोस्तों, या फिर रीपर्चेज एग्रीमेंट के बिहाफ पे करती है, एंड मोर जो भी होते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों इस तरीके की क्या करते हैं दोस्तों, हम यूज़ करते हैं क्या,
पैसे को क्या करने के लिए दोस्तों, उधार लेने के लिए, यानी कि इसके जरिए, इन सभी चीज़ों के जरिए शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए मनी बोरो करती है। कौन दोस्तों, कंपनीज, किससे, मनी मार्केट के थ्रू, ठीक है ना। अब मनी मार्केट में दोस्तों हम मुख्य इंटर बैंकिंग, जो मनी मार्केट में दोस्तों मुख्य इंटर बैंकिंग लेन देन होता है, ठीक है ना। मनी मार्केट में दोस्तों जो मेन काम होता है ना वो इंटर बैंकिंग होता है, उस यानी कि इंटरनली लेन देन होता है। अर्थात मनी मार्केट के अनुसार बैंक एक दूसरे को दोस्तों क्या करते हैं, पैसे उधार देते हैं। कुल मिलाकर इसका मतलब कहने का ये था, ठीक है। अब दोस्तों ये तो हो गया दोस्तों क्या हमारा, कि मनी मार्केट में किस तरीके से क्या क्या होता है। अब जो लाइन जो वाली दोस्तों मैंने आपके लिए लिखी हुई है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो दोस्तों इसकी पावर होती है किसके पास में होती है, वो रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई, यानी कि आरबीआई इज़ अ कंट्रोल ऑफ द मनी मार्केट, ठीक है ना। आरबीआई इज़ द कंट्रोल ऑफ मनी मार्केट, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गया हमारा मनी मार्केट। अब चलते हैं दोस्तों, क्या क्या मैंने आपको बताना था वो सब कुछ करेंगे। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, संयोजित मुद्रा बाजार किस तरीके दोस्तों, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड थी ना, मैंने आपको 2 टाइप्स बताए थे। इसमें कितने दोस्तों, इसके कितने टाइप्स होते हैं, संयोजित मुद्रा बाजार के कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहली बात तो इसके दोस्तों होते हैं 8 प्रकार, कितने दोस्तों, 8 टाइप्स होते हैं। वो कौन कौन से, सारे कुछ करेंगे हम धीरे धीरे। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला टाइप, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, क्या है दोस्तों, ट्रेजरी बिल। कौन सा दोस्तों, ट्रेजरी बिल, इसको हम क्या कह देते हैं, टी बिल भी कह देते हैं, ठीक है ना। कौन सा बिल दोस्तों, ट्रेजरी बिल या फिर टी बिल, या फिर हिंदी में कहते हैं दोस्तों खजाना बिल, ठीक है ना, खजाना बिल। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे, धीरे धीरे इसको कंप्लीट करेंगे, इसके बारे में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये कब ये स्टार्ट हुआ था दोस्तों, 1986 में इसको तैयार किया गया था। कौन सा दोस्तों, ट्रेजरी बिल को। और इसका दोस्तों टाइम पीरियड होता है कितना होता है, 364 दिनों के लिए। कितने दिन के लिए होता है दोस्तों ट्रेजरी बिल हमारा, 364 दिनों के लिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रेजरी जो हमारा ट्रेजरी बिल होता है, ट्रेजेडी याद आ रहा है, ट्रेजरी जो बिल होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है दोस्तों, 364 दिन के लिए होता है। और उसके दोस्तों तरलता की कमी को पूरा करते हैं। इसमें दोस्तों लिक्विडिटी होता है, उसको कम करने के लिए हम कितने दिन का टाइम पीरियड लेते हैं, 364 दिन का टाइम पीरियड हम लेते हैं। सेकंड जो हमारा दोस्तों इसमें आ जाता है मनी मार्केट का जो दोस्तों टाइप्स है, वो है कॉमर्शियल बिल। कौन सा दोस्तों, कॉमर्शियल बिल, जिसके ब्याह पे दोस्तों कंपनी क्या करती थी, पैसे उधार लेती हैं। ये वो हैं सारे के सारे। वाणिज्यिक बिल, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसे संयोजित किया गया था 1990 में, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये। और ये दोस्तों एनबीएफसी के द्वारा जारी किया जाता है। कौन सा दोस्तों, एनबीएफसी के द्वारा जारी किया जाता है। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों, इतने तो आप कर ही सकते हो, एनबीएफसी की फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म एनबीएफसी, ठीक है ना। ये मैंने जान के नहीं लिखाई हुई है, ये आपके लिए छोड़ दिया था, ठीक है ना। एनबीएफसी की फुल फॉर्म बताइएगा आपको सेकंड टाइप में दोस्तों। थर्ड टाइप है आपकी स्क्रीन पर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। कौन सा दोस्तों, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसमें कंपनी दोस्तों मनी मार्केट से उधार लेती है, वो सारा कुछ कर रहे हैं। तो 8 टाइप्स हैं, उसमें 8 तरीके का दोस्तों वो हैं। तो जमा प्रमाण पत्र के ब्याह पे दोस्तों क्या कर सकते हैं, कंपनी उधार ले सकती है। तो ये 1989 में तैयार किया गया था। कब दोस्तों, 1989 में तैयार किया गया था। ये दोस्तों 1 साल के लिए होता है, बट इसको जो है ना एक्सटेंड कर जा सकता है, कब तक, 3 साल तक। इसको दोस्तों एक्सटेंड किया जा सकता है, कितने साल तक दोस्तों, 3 साल तक किया जा सकता है, ठीक। आगे देखते हैं, चलिए 4th नंबर का कौन सा है दोस्तों, 4th नंबर पे आपका कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर तो वाणिज्यिक कागज। तो दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो, डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको सेशन बहुत बेस्ट लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, ठीक है ना। बस आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है। इसे 1990 में स्टार्ट किया गया था, संयोजित किया गया था। इसे कॉरपोरेट हाउस द्वारा यूज़ किया जाता है, किसको, कॉमर्शियल पेपर को। किसके द्वारा दोस्तों, कॉरपोरेट हाउस के द्वारा इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। अब 5th नंबर का है, 5th नंबर का है डियर स्टूडेंट, देखना ज़रा, कॉल मनी। क्या है डियर स्टूडेंट, कॉल मनी। इसकी वैलिडिटी तो होती है दोस्तों 1 से लेकर 14 दिन तक होती है। कितनी होती है, 1 से लेकर 14 दिन तक होती है डियर स्टूडेंट। हमने यहाँ तक कर लिए हैं 5 टाइप, कितने, 5 टाइप कर लिए हैं। अब आगे चलते हैं, देखिएगा 6 नंबर का आपकी स्क्रीन पर है कैश मैनेजमेंट बिल। क्या है डियर स्टूडेंट, कैश मैनेजमेंट बिल। इसमें क्या है, नगद प्रबंधन बिल। ये किया गया था स्टार्ट डियर स्टूडेंट 2009 में शुरू किया गया। ये 91 दिन से कम के लिए जारी किया जाता है। सबसे अच्छी बात इसका ये है कि ये 91 दिन से कम के लिए जारी किया जाता है। क्वेश्चन आपका इस तरीके से बन सकता है कि 91 दिन से कम के लिए कौन सा बिल जारी करते हैं, समझ में आया। 91 दिन से कम के लिए कौन सा बिल जारी किया जाता है दोस्तों, तो वो होता है कैश मैनेजमेंट बिल। अब आगे चलते हैं, म्यूचुअल फंड। ये तो हर कोई जानता ही होगा, म्यूचुअल फंड। इसको कौन कौन रेगुलेट करता है, सबसे पहले म्यूचुअल फंड, ठीक।
इसे आरबीआई और सेबी दोनों के द्वारा ही क्या किया जाता है, कंट्रोलर किया जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल फंड को कौन कौन करते हैं, आरबीआई और सेबी। ठीक, बताना जरा दोस्तों सेबी के चेयरमैन कौन है, कमेंट में बताओ मुझे। ठीक, सेबी के चेयरमैन कौन है। अब चलो आरबीआई प्लस सेबी मिलकर म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करते हैं, और इसमें ही क्या होता है, बहुत सारे जो दोस्तों निवेशक होते हैं ना, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपना पैसा लगाते हैं। आपने देखा होगा, आप बैंक में जाएंगे तो म्यूचुअल फंड में आप पैसा डालते हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों जो इंटरेस्ट होता है ना, वो उन सेविंग अकाउंट से ज़्यादा होता है, सेविंग अकाउंट से ज़्यादा होता है। और इनकी ये होता है दोस्तों 1 साल के लिए। ठीक है, 1 साल के लिए होता है मिनिमम, फिर आप उसको बढ़ा सकते हैं 1 साल से 2 साल, आई थिंक मिनिमम अब तो महीनों में भी काउंट होने लग गया है, कंफर्म नहीं है, आई थिंक 3 महीने 6 महीने ऐसे कुछ है, क्वार्टरली और हाफ ईयरली, वो भी कर सकते हो। ठीक है ना, इंटरेस्ट अलग अलग है। तो इस जो अच्छा होता है तो वो होता है दोस्तों 1 साल पे। कब पे, 1 साल पे। अगर आप उसे 1 साल के अकॉर्डिंग लगाओगे तो उसमें अच्छा ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो 1 साल, फिर उसे एक्सटेंड करवा सकते हो 1 साल से 2 साल, 2 साल से 3 साल। और उसमें दोस्तों एडल्ट और जो सिटीजन पर्सन होते हैं उनमें 0.50% का ही अंतर है इंटरेस्ट रेट में, 0.50% का। ठीक है ना, अगर एडल्ट का 525 है ना, तो उनका कितना होगा दोस्तों एडल्ट का, तो ये जो होता है ना सीनियर सिटीजन, उनका होगा लगभग 5 इसमें दोस्तों 50 जोड़ो तो कितना आएंगे 75%। इतने परसेंट का इंटरेस्ट मिलता है हमारा किस पे, म्यूचुअल फंड पे। ठीक, तो ये हुआ हमारा फंड्स वाला। तो अब देखते हैं जिसको पेशेवर व्यक्ति द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है, किसके द्वारा दोस्तों, जिनके जो सैलरी बेसिस जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके द्वारा। ठीक है ना, तो ये हुआ हमारा 7वां टाइप। 8वें टाइप की ओर चलते हैं, रेपोज एंड रिवर्स रेपो। ठीक है ना, रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। रेपो रेट वह शॉर्ट टर्म पीरियड होता है, इंटरेस्ट रेट है, जिस पर दोस्तों बैंक है ना आरबीआई के पास अपना क्या रखता है, फंड जमा करता है, या फिर फंड जमा कर सकते हैं। ठीक है ना, कौन, आरबीआई। आरबीआई अगर बैंक के पास में जमा करता है, आरबीआई अगर क्या करता है, बैंक के पास जमा करता है, ऐसे देख लेना, तो वो कहलाता है तो क्या, रेपो रेट। ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, रेपो रेट। अगर इसका अपोजिट होता है तो वो क्या कहलाता है, रिवर्स रेपो रेट। क्या, इसका अगर अपोजिट होता है तो वो क्या कहलाता है, रिवर्स रेपो रेट। कैसे, रिवर्स रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई अल्प अवधि में अन्य बैंकों से धन उधार लेता है। समझ में आ गया ना, यहाँ पे क्या कर रहा था, वो उसको दे रहा था, यहाँ पे क्या था, ले रहा था। ठीक है ना, जिस पर आरबीआई क्या करता है, बैंकों से उधार लेता है, वो क्या कहलाता है, उधार लेना। ठीक है ना, रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया। मैंने 8 के 8 टाइप्स आपको कराने की पूरी कोशिश करी है, और वो मेरे हो भी चुके हैं। ठीक है ना, आपके सिलेबस से मैंने आपको मार्केटिंग कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, अब यहाँ तक हमने दोस्तों मार्केट कर लिया। अब आगे चलते हैं। आगे आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, क्या है, एलपीजी पॉलिसी। क्या है दोस्तों, एलपीजी पॉलिसी। एलपीजी पॉलिसी भी हमारा दोस्तों, ये हमारा इकोनॉमिक्स का टाइप्स था, वो रह गया था, मैं वो आपको करा दूँ। यहाँ तक हमने मार्केट अपनी कंप्लीट कर ली। ठीक, अब देखते हैं अपनी स्क्रीन पर एलपीजी पॉलिसी एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये कितने टाइप्स की होती है एलपीजी, 3 टाइप्स की है, देयर आर 3 टाइप्स। ठीक, सबसे पहले समाजवादी, दूसरी पूंजीवादी, तीसरी मिश्रित मिक्स। समाजवादी सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड, तीनों टाइप्स को हम कंप्लीट करेंगे। क्या क्या होता है दोस्तों एलपीजी पॉलिसी में, 3 टाइप की होती है। सबसे पहली जो समाजवादी होती है उसके बारे में देखते हैं पहले। इसमें सरकार का दबाव होता है, यानी कि सरकार के प्रेशर के अंडर में काम करती है दोस्तों समाजवादी। और जो हमारी पूंजीवादी होती है, जो निजी क्षेत्र की होती है, इसमें किसी का दबाव नहीं होता, इसमें प्राइवेट सेक्टर होता है। ठीक है ना, और मिक्स वाली पे इसमें किसी का भी नहीं होता। ठीक है ना, इसमें किसी का नहीं होता है क्या, दबाव कोई किसी तरीके का। तो समाजवादी, पूंजीवादी और मिक्स्ड आपको समझ में आया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या होता है, जनता का कल्याण करना। किसका, समाजवादी। समाजवादी वर्ड तो आप समझ गए, उसे समझ में होगा। और पूंजीवादी वे लोग होते हैं जो निजी क्षेत्र के लिए काम करते हैं। कैसे, अपने हित के लिए काम करना। कुल मिलाकर प्राइवेटाइजेशन। जो प्राइवेट लोग होते हैं दोस्तों किसके लिए करते हैं, सबसे पहले अपना भरना, फिर दूसरों का भरना। वो अपने भरते हैं, फिर दूसरों को तो बात तेल लेने गए फिर वो। और मिक्स में कौन सा दोस्तों, दोनों। मिक्स में कौन सा दोस्तों, दोनों आ जाएंगे, ये दोनों मिलकर इसमें, क्योंकि इससे इसमें भी जाएगा और इससे इसमें भी जाएगा। ठीक है ना, ये हुआ। अब ये जो समाजवादी है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है, इसकी मुख्य विशेषता कीमतों में पाबंदियों पर होता है। ठीक है ना, कीमतों में पाबंदियों होता है। ठीक है ना,
कुल मिलाकर किसी भी तरीके की अगर कोई भी क्या होता है, अगर समाजवाद वर्ड से अगर देखा जाए तो अगर किसी प्रोडक्ट की वैल्यू घटानी है या बढ़ानी है तो अगर कुछ व्यक्ति, दोस्तों आपने देखा होगा कि एकता, समझते हो ना, एकता ही अगर सब हर कुछ करा सकती है। तो अगर किसी प्रोडक्ट की एकदम से रेट हाई होगा, आपने देखा होगा जैसे सिलेंडर के रेट एकदम से हाई हो जाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जुलूस निकाल लेने लग जाते हैं, उसके दोस्तों स्ट्राइक कर देते हैं, किसी भी तरीके का हंगर स्ट्राइक कर देते हैं, फिर एलपीजी सिलेंडर के प्राइस को लेकर दोस्तों है ना प्राइस स्ट्राइक कर देते हैं। आप देखते होंगे किसी न किसी सिटी में कुछ ना कुछ हो रहा होता है, तो वो सोशलिस्ट होता है दोस्तों, सोशलिज्म होता है ना वो सारा कुछ। तो इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है, कीमतों में पाबंदियों पर होता है। कौन सा दोस्तों, सोशलिस्ट। इसमें क्या होता है, इसकी मुख्य विशेषता कीमत प्रक्रिया होती है। कुल मिलाकर दोस्तों इसमें क्या करते हैं प्राइवेट सेक्टर दोस्तों ना, उसमें दोस्तों सोचता है कि हम किस तरीके से कीमत को बढ़ाएं या फिर घटाएं, और इसमें दोस्तों दोनों मिक्स में, दोनों मिक्स तो मिक्स ही है दोस्तों, ठीक है ना। इसका संचालन केंद्रीय द्वारा होता है और इसका होता है दोस्तों अहस्तक्षेप। कुल मिलाकर क्या, इसमें दोस्तों कोई भी व्यक्ति हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है ना। प्राइवेटाइजेशन है इसमें केंद्रीय द्वारा, और इसे दोस्तों आल्सो नोन एज आ नेहरूवियन इकोनॉमी और या फिर डुअल इकोनॉमी कहलाते हैं। ये सबको बताऊंगा दोस्तों ये कब आई थी, ठीक है ना, इस तरीके की। तो दोस्तों जो समाजवादी या पूंजीवादी मिक्स जो है ये कौन कौन से कंट्री में चल रहे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं वो देखें ना जरा। जो समाजवादी वो चल रही है रसिया में, नॉर्थ कोरिया में और चाइना में, ठीक है। ये तो चल रही है हमारे कहाँ पे समाजवादी, नॉर्थ कोरिया, रसिया और चाइना। जबकि साउथ कोरिया में चल रही है आपकी कौन सी, कैपिटलिस्ट। साउथ कोरिया में कैपिटलिस्ट और यूएसए में कैपिटलिस्ट चल रही है, ठीक है ना। ये हो गया। अब इंडिया में कौन सी है, मिक्स। इसलिए तो दोस्तों क्या कहते हैं ना वो डेवलपमेंट कंट्री है ना। क्या करें, इंडिया में कौन सी चल रही है दोस्तों, मिक्स चल रही है। इसमें जनता भी आ सकती है, इसमें प्राइवेट भी आ सकती है, इसमें सब कुछ आ जाएगा कुल मिलाकर। बस ये फ़ायदा है, ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ हमारा इतना सा। अब आपको मैं बताऊँ नॉर्थ कोरिया, जब हमने नॉर्थ कोरिया की बात कर ही ली है, इसके बारे में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूँ। टोक्यो ओलंपिक में 2020 में इस देश ने, इस कंट्री ने भाग नहीं लिया था। भाग नहीं लेने वाला देश, ठीक है। अच्छा लगा मैंने आपको बता दिया। टोक्यो ओलंपिक में 2020 भाग नहीं लेने वाला देश कौन सा है दोस्तों, नॉर्थ कोरिया, ठीक। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्या है प्राइस मैकेनिज्म, कीमत प्रक्रिया। अब दोस्तों जो सारा कुछ हम कर रहे थे वो देखते हैं। प्राइस मैकेनिज्म, इसमें क्या क्या है, इट इज़ अ फ्यूचर इन विच प्राइस ऑफ गुड्स आर डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई। मतलब क्या कहने का मतलब इसका ये है कि इसके दोस्तों क्या है कि कीमत प्रक्रिया, यहाँ चीज़ों की कीमतों की मांग, मतलब यहाँ जो है ना चीज़ों की कीमतों की मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है। क्या, प्राइस मैकेनिज्म। मतलब मान के चलिए कि किसी गुड्स की जो है ना ज़्यादा डिमांड है, अगर आपने देखा होगा किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी तो उसके प्राइस भी दोस्तों एकदम से बढ़ जाएंगे, समझते हो ना। और अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड जो अगर घट जाती है तो दोस्तों क्या होता है, अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड भी घट जाती है तो उसके प्राइस क्या हो जाते हैं दोस्तों, उसके प्राइस भी घट जाते हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों, ठीक है ना। ये एक दूसरे क्या होते हैं दोस्तों, प्रोपोर्शनल होते हैं। अब लेसिजियर फेयर, लेसिज फेयर यानी कि हस्तक्षेप होता है क्या दोस्तों, लेसिज फेयर, ठीक। ये हमारा कौन सा था दोस्तों, कैपिटलिस्ट में, पूंजीवादी में, ठीक है। अब आगे चलते दोस्तों इंडियन इकोनॉमी, इसके बारे में दोस्तों हम समझते हैं क्योंकि ये है ना हमारे काम की चीज़। तो इंडियन इकोनॉमी दोस्तों 1947 से 1969 तक की दोस्तों जो भारतीय अर्थव्यवस्था को दोस्तों क्या किया गया था, अर्थव्यवस्था को नेहरूवियन कहा जाता था। कुल मिलाकर 1947 से लेकर 1969 तक की जो अर्थव्यवस्था थी उसे क्या कहते थे, नेहरूवियन अर्थव्यवस्था कहा जाता था। समझ में आया दोस्तों, वो आल्सो नोन एज द नेहरूवियन। तो ये था वो सारा का सारा कुछ। क्या हुआ था सबसे पहले, ये जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1969 में हुआ था, ठीक है ना। 1969 में भारतीय अर्थव्यवस्था समाजवाद के रूप में आई थी। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो किसके रूप में आई थी, समाजवाद के रूप में आई थी। कब, 1969 में, ठीक है ना, 1969 में, ठीक है। ये हुआ हमारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बाकी बचे कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है कब, 1980 में। 14 ये और प्लस 6 बता दूं आपको, तो 1980 में होता बचे कुछ का, ठीक है ना, क्योंकि टोटल बैंक जो हमारे उस टाइम पे थे 20 बैंक थे। अब जब एलपीजी नीति आई थी दोस्तों, जब एलपीजी नीति 1991 में आई, जब अर्थव्यवस्था को क्या हुआ था दोस्तों, मिश्रित हो गई थी। जब एलपीजी नीति आती तो उस टाइम पे दोस्तों क्या हो गई थी, हमारी इकोनॉमी मिक्स हो गई थी। कौन सी हो गई थी दोस्तों, मिक्स हो गई थी हमारी, कौन सी
एलपीजी जब पॉलिसी आती है। अब क्या होता है एलपीजी का मतलब क्या होता है वो भी समझते हैं, क्योंकि आप सोच रहे होंगे सर एलपीजी तो कर रहे हैं, बता तो है नहीं एलपीजी के बारे में। देखना जरा दोस्तों, एलपीजी, एल बोले तो लिबरलाइजेशन, पी बोले तो प्राइवेटाइजेशन, और जी बोले तो ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, समझ में आ गया तीनों टाइप्स, 1 2 3, ठीक है ना। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, क्या क्या होता है सब कुछ करेंगे। बने रहिए वीडियो में दोस्तों, पेशेंस रखिए, क्योंकि अच्छे तरीके से आपको कराने की पूरी कोशिश करी जाएगी। इसे दोस्तों 1991 में औद्योगिक क्षेत्रों में लाया गया था। किसको दोस्तों? एलपीजी पॉलिसी को। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह एट प्रेजेंट में उस टाइम पे क्या थे दोस्तों? एट प्रेजेंट थे, जो ऑन टाइम उस टाइम पे क्या थे दोस्तों? वो उस समय वित्त मंत्री थे। और प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव दोस्तों उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे। उनके सुझाव के द्वारा ये क्या हुआ था दोस्तों? ये सुझाव लाया गया था एलपीजी पॉलिसी का। तो एलपीजी पॉलिसी कब आती है? 1991 में आती है। सबसे पहली बात तो ये, लाने वाले कौन थे दोस्तों? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो कुल मिलाकर कब आई थी दोस्तों? कांग्रेस की सरकार में आई थी, ठीक है, कांग्रेस के टाइम पीरियड में। और उस टाइम पे दोस्तों कौन पीएम कौन थे? पीएम कौन थे? नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव थे पीएम। कब थे? 1991 में। ठीक है, सारा कुछ बता दिया। एलपीजी पॉलिसी कब आई थी, सब कुछ। अब क्या होता है एलपीजी में? एल का मतलब लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। क्या है दोस्तों? उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। इसमें क्या क्या है? इफ़ रेफर्स टू द रिमूवल और या फिर रेस्ट्रिक्शन विच आर इम्पोज्ड एंड इंडस्ट्रीज बिफोर 1991। कुल मिलाकर देखिएगा दोस्तों, आपको बताते हैं क्या है। देखना दोस्तों, उदारीकरण क्या हुआ था लिबरलाइजेशन में? इसमें 1991 से पहले औद्योगिक क्षेत्र में जितनी भी पाबंदी थी उन्हें हटा दिया गया था। फर्स्ट पॉइंट, सारी की सारी जो पाबंदी थी दोस्तों औद्योगिक क्षेत्रों में, उसे 1991 से पहले 1991 से पहले उनको क्या कर दिया गया था दोस्तों? रिमूव कर दिया गया था। ठीक है, उन्हें हटाया गया। 1991 से पहले औद्योगिक क्षेत्र में जितनी भी सारी की सारी पाबंदी थी उन सभी को क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। ठीक, आगे नेक्स्ट पॉइंट, लाइसेंस को हटाया गया कुछ क्षेत्रों में छोड़कर, कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे कि शराब उद्योग और दवाई, लाइसेंस को भी हटा दिया गया था उस टाइम तक। कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, को होगा ये, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज आप कुछ अगर इस तरीके काम करना है तो उसके लिए लाइसेंस चाहिए, उद्योग काम करना उसके लिए लाइसेंस चाहिए, दवाई के लिए भी लाइसेंस चाहिए, ठीक है ना, मेडिसिन जो सर्टिफिकेट होता है वो, फिर कुछ भी दोस्तों इस तरीके के लिए लाइसेंस। तो कुल मिलाकर समझ में आ रहा होगा कुछ अच्छे तरीके से लाइसेंस वाली बात चलने लग गई है। तो उदारीकरण में होता है दोस्तों किस में? लिबरलाइजेशन में। तो लाइसेंस को भी हटा दिया गया था 1991 से पहले। ठीक है ना, ये पॉलिसी आती है, कौन लाते हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह लाते हैं। बार बार बता रहा हूँ, कौन लाते हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, दाम को निर्धारित करने में भी छूट दी गई थी। सबसे अच्छा क्वेश्चन ये, दाम को निर्धारित करने में छूट भी दी गई थी। किस तरीके दोस्तों उसमें छूट दी जानी है? जैसे आप देखोगे कि और आजकल के दोस्तों मेडिसिन पे 20% की छूट तो आती ही आती है मेडिसिन पर। तो ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कब आई थी पॉलिसी? ये एलपीजी पॉलिसी में बताया गया था ये भी। ठीक, और आगे बताऊँ आपको, उद्योगों को, इंडस्ट्री को बढ़ावा मतलब इंडस्ट्री को बढ़ाने में या फिर कम करने में छूट दी गई थी। ठीक है ना, औद्योगिक को बढ़ाने में और कम करने में भी छूट दी गई थी। ये हुआ दोस्तों हमारा क्या? लिबरलाइजेशन। अब चलते हैं दोस्तों प्राइवेटाइजेशन की ओर। कौन सा दोस्तों? प्राइवेटाइजेशन की ओर। ठीक है ना, ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्राइवेटाइजेशन। क्या है इसमें? इफ रेफर्स टू गिविंग एंट्री टू प्राइवेट सेक्टर, ठीक है ना, वेयर देयर वर अ मोनोपोली ऑफ अ गवर्नमेंट। मोनोपोली मीन्स जहाँ पर दोस्तों क्या हो? एकाधिकारी हो। ठीक है ना, कैसे? इसमें क्या हो? निजीकरण क्षेत्रों में की वजह, मतलब इसमें दोस्तों निजीकरण क्षेत्रों की जगह दी गई थी, प्राइवेट क्षेत्रों की दोस्तों इसमें क्या कर दी गई? जगह दी गई, जहाँ पर दोस्तों सरकार का एकाधिकार था, जहाँ पर सरकार जो है ना दोस्तों एकाधिकार के रूप में अपना कार्य कर रही थी। ठीक है ना, सरकार का एकाधिकार था, मोनोपोली थी खुद की सरकार की। किस तरीके से? प्राइवेटाइजेशन में सरकारी क्षेत्रों में विनिवेश किया गया, जो सरकारी क्षेत्र थे दोस्तों उसमें विनिवेश किया गया। प्लस नेक्स्ट BIFR कमेटी को बढ़ावा देना। क्या है दोस्तों? बोर्ड इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, उसको भी बढ़ावा देना। किसके थ्रू दोस्तों? बोर्ड इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। कौन से में? मोनोपोली वाली दोस्तों हमारी जो आ जाती है प्राइवेटाइजेशन में, उसमें। इसका फिर दोस्तों रिफॉर्मेशन हुआ 1987 में।
फिर इसको दोस्तों इसका नाम री रजिस्टर करके क्या कर दिया गया दोस्तों, SICS कर दिया गया। कहने का मतलब दोस्तों सॉरी, SICS कर दिया गया, यानी कि बोर्ड इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन 1987 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई। फिर इसको दोबारा दोस्तों री रजिस्टर्ड हुआ 1985 में, ठीक है ना। यानी कि दोस्तों यानी कि 1987 और 1985, ओहो सॉरी, हो सकता है कि ईयर गलत लिखा गया हो, कोई बात नहीं दोस्तों, इसको मैं आपको कमेंट बॉक्स में पूरा क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। इस पर ध्यान मत देना, कोई बात नहीं, क्योंकि ये 1987 है तो यहाँ पे कुछ यही गलत लिखा होगा, ये तो शायद आई थिंक सही है, कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा ये गलत लिखा गया है। तो री रजिस्टर्ड हुआ इसके बाद में हुआ था, तो डेट तो सही नहीं है, कोई बात नहीं। SICS के नाम से, यानी कि सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, कौन सा दोस्तों, सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट के तौर पे हुआ था प्राइवेटाइजेशन के, जिसमें दोस्तों सरकार का क्या होता था, एकाधिकार होता था, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब दोस्तों हमने पढ़ लिया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, अब पढ़ते हैं दोस्तों ग्लोबलाइजेशन। क्या है दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। क्या है, वैश्वीकरण। इसमें क्या है, इफ़ रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमिक्स ऑफ अ वर्ल्ड, वेरियस इकोनॉमिक्स ऑफ अ वर्ल्ड, मतलब सारी अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ जोड़कर लाना ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब इसका ये है, ठीक है, सारी अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़कर लाना। और आयात और निर्यात में करों में कमी कर लाना, वो भी किस में दोस्तों, आयात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो दोस्तों टैक्स लगते हैं उसमें कमी, किसके तरीके से, ग्लोबलाइजेशन के अकॉर्डिंग। और विदेशी निवेश को भी बढ़ावा देना, वो भी किसके थ्रू दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ही किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, हमने कर लिया क्या दोस्तों, हमने यहाँ तक कर लिया आपका लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। इनके LPG पॉलिसी हमने यहाँ तक क्या कर ली दोस्तों, कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया दोस्तों हमारा LPG पॉलिसी कंप्लीट। और अब हम यहीं पर अपनी वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है दोस्तों, यहीं पर अपनी वीडियो को हम एंड करेंगे और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय। तैयारी अपने अच्छे तरीके से करते रहना।